नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम चल रहे थे अल्प विकास के सिद्धांत पर। तो मैंने अल्प विकास के सिद्धांत पर एक वीडियो पिछली हम बना चुके हैं, जिसमें हम उत्तर उपनिवेशिक दृष्टिकोण की चर्चा भी कर चुके हैं। मैंने उसमें बताया था कि अल्प विकास के सिद्धांत हैं जो विकासशील देशों के अध्ययन से संबंधित हैं, और इसमें जो भी अल्प विकास के सिद्धांत से जुड़े हुए अध्ययन हैं वो अधिकांशतः विकासशील देशों के विद्वानों ने ही किए हैं। लेकिन अल्प विकास के सिद्धांत को लेकर दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला उत्तर उपनिवेशिक दृष्टिकोण, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, वो कहते थे कि आज उत्तर उपनिवेशिक काल में, यानी कि विकासशील देशों की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी विकासशील देशों का शोषण समाप्त नहीं हुआ है, विकासशील देशों का शोषण बढ़ गया है। इस शोषण की समाप्ति तभी होगी जब विकासशील देश संगठित होकर विकसित देशों पर दबाव डालेंगे। और पहला जो उत्तर उपनिवेशिक दृष्टिकोण था, उससे जुड़े हुए विद्वान थे क्वामे नक्रूमा, जूलियस नरेरे, महातिर मोहम्मद और फ्रांज फैनन, चे गवेवारा, हमजा अलवी, और हमने उनके बारे में गहन अध्ययन भी किया था। आज हम अल्प विकास के सिद्धांत का पार्ट 2 देखेंगे, यानी कि उनका दूसरा दृष्टिकोण देखेंगे, केंद्र परिधि मॉडल। अब केंद्र परिधि मॉडल क्या कहता है वो मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूं। पहले मैं सिंपली बोर्ड पर समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको पीपीटी के माध्यम से समझाऊंगा। लेकिन आपको क्लास कंटिन्यू देखनी है मित्रों, और इसमें एक भी क्षण इधर से उधर नहीं होना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्प विकास सिद्धांत का दूसरा जो मॉडल है वो है कौन सा? केंद्र परिधि मॉडल या निर्भरता मॉडल। केंद्र परिधि मॉडल या निर्भरता मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है? ये कहता है जो विकसित देश हैं वो केंद्र का प्रतीक है, विकासशील देश परिधि का प्रतीक है। ये तो केंद्र जो है ये विकसित देश, परिधि जो है ये विकासशील देश है। ये कहते हैं कि वर्तमान जो वैश्वीकरण युग चल रहा है, वैश्वीकरण की जो व्यवस्था है, विश्व व्यवस्था जो है इस प्रकार से है कि इसमें संसाधनों का प्रवाह परिधि से केंद्र की हो रहा है। क्योंकि वास्तव में वैश्वीकरण प्रतियोगिता पर बल देता है, बाजार तंत्र पर बल देता है, और ये सारे नियम ऐसे हैं, इसमें परिधि विकासशील देश टिक नहीं पाते हैं और इनका शोषण होता जा रहा है, और इनके संसाधन विकसित देशों की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं, जिसके कारण परिधि कमजोर होती जा रही है और केंद्र मजबूत होता जा रहा है, विकसित देश मजबूत होता जा रहा है। तो ये कहते हैं विकसित देश अपने आप मजबूत नहीं हो रहे, वास्तव में परिधि के शोषण के कारण वो मजबूत हो रहे हैं। और कहते हैं आगे कि वास्तव में इस परिधि का, विकासशील देशों का विकास तभी होगा जब वो केंद्र से अपना नाता तोड़ लेंगे। जहां उत्तर उपनिवेशिक दृष्टिकोण वाले नाता तोड़ने की बात नहीं करते हैं, वो तो केवल दबाव डालने की बात करते हैं। वहीं केंद्र परिधि मॉडल, निर्भरता मॉडल के समर्थक कहते हैं कि वास्तव में परिधि का विकास तभी होगा जब वो केंद्र से नाता तोड़ लेंगे। कहते हैं जिस प्रकार से बड़े वृक्ष के नीचे छोटे वृक्ष का विकास नहीं हो सकता, उसी प्रकार से परिधि का केंद्र के साथ विकास नहीं हो सकता। तो इनको अपनी नीति अपनानी होगी, अपना दक्षिण दक्षिण सहयोग पर बल देना होगा, उत्तर दक्षिण सहयोग से ज्यादा आशा ना करें। आप जानते हैं मित्रों, दक्षिण दक्षिण सहयोग का मतलब होता है कि विकासशील देश विकासशील देशों में सहयोग, जबकि उत्तर दक्षिण सहयोग का मतलब रहता है विकसित विकासशील देशों में सहयोग। तो ये कहते हैं कि हमें दक्षिण दक्षिण सहयोग पर बल देना चाहिए। तो बेसिकली ये ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं? केंद्र से नाता तोड़ लेना चाहिए। वैश्वीकरण में परिधि का रूप बनता जा रहा है विकासशील देश, और ये परिधि निरंतर विकासशील देश कमजोर होते जा रहे हैं। अब इस सिद्धांत के उदय होने के कारण क्या थे, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए मित्रों, इस सिद्धांत के उदय होने के दो कारण थे। पहला है मार्क्सवाद में सैद्धांतिक विवाद। मार्क्सवाद में सैद्धांतिक विवाद हुआ जब पॉल जरन जैसे विद्वान कहते हैं विकासशील देशों में वैश्वीकरण कारण विकासशील देशों का शोषण हो रहा है, हमें उनका भी अध्ययन करना चाहिए। मार्क्सवाद तो सिंपल पूंजीवाद की बात करता था। ये कह रहे हैं कि आज एक नजरिया शोषण का बदल गया है, विकसित देश विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं, तो हमें नए नजरिए से मार्क्सवाद की व्याख्या करनी चाहिए। इसी दृष्टिकोण के कारण कहते हैं केंद्र परिधि मॉडल का उदय हुआ, निर्भरता मॉडल का उदय हुआ। दूसरा क्या कारण था? इसका कारण था कि लैटिन अमेरिकी देशों के शोषण का अनुभव।
दूसरा कारण था लैटिन अमेरिकी देशों के शोषण का अनुभव। बेसिकली आप जानते हैं कि अमेरिका ने पूंजीवाद की नीति अपनाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और उसने अपने सबसे पहला हथियार बनाया पूंजीवाद का, वो लैटिन अमेरिकी देशों को बनाया था। और लैटिन अमेरिकी देशों में पूंजीवाद लागू करने के प्रयास में वहां पर तख्ता पलट जैसी भी नीतियां वैसी लागू की, और अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां तख्ता पलट को बढ़ावा दिया और वहां की जनता का शोषण किया। और वास्तव में 60 तक आते आते ऐसी स्थिति हो गई थी, लैटिन अमेरिकी देशों की जनता रोटी कपड़ा मकान के लिए भी तरसने लगी। तब यूएनओ में मांग उठी कि हमें लैटिन अमेरिकी देशों का अध्ययन करना चाहिए। तभी यूएनओ ने ईसीएलए का गठन किया था। ईसीएलए का पूरा नाम है इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ लैटिन अमेरिका। क्या पूरा नाम है? – 1960 में इसका गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बनाए गए राउल प्रेविस। क्या बनाए गए? राउल प्रेविस बनाए गए इसके अध्यक्ष। और राउल प्रेविस के साथ डा संटोस, कारदासो जैसे विद्वान, अनेक विद्वान, आंद्रे फ्रैंक जैसे विद्वान इस समिति के सदस्य बने। इन्होंने अध्ययन करके बताया कि विकासशील जो लैटिन अमेरिकी देश हैं उनका वैश्वीकरण बहुत अधिक शोषण हुआ है, और इन्होंने बेसिकली केंद्र परिधि मॉडल की शुरुआत की थी और कहा कि विकसित देश केंद्र का प्रतीक है और विकासशील देश परिधि का प्रतीक है, और परिधि को मुक्ति तभी मिलेगी, विकास तभी परिधि का हो पाएगा जब वो केंद्र से नाता तोड़ लेगी। तो इन्होंने बेसिकली पहली बार केंद्र परिधि मॉडल के बारे में विचार व्यक्त किए थे। अब मित्रों हम आगे आते हैं कि बेसिकली केंद्र परिधि मॉडल के बारे में कौन कौन से विद्वान जो प्रमुख हैं जो विचार व्यक्त करते हैं। इनमें से 3 तो बहुत अधिक प्रमुख हैं, उनके बारे में हमें जानना भी जरूरी है। कौन कौन से विद्वान हैं वो भी चलते हैं, देखते हैं। देखो मित्रों, इसमें सबसे जो प्रमुख एक विद्वान है उनका नाम है आंद्रे फ्रैंक, आंद्रे गुंटेर फ्रैंक। आंद्रे गुंटेर फ्रैंक ये बेसिकली क्या है, इन्होंने एक किताब लिखी थी कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। कौन सी किताब लिखी थी? कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, ये किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने आंद्रे गुंटेर फ्रैंक ने लैटिन अमेरिकी देशों के अनुभव को व्यक्त किया और उसके आधार पर केंद्र परिधि मॉडल दिया और विश्व व्यवस्था की बात की। कहा कि आज पूंजीवाद में पूरी एक विश्व व्यवस्था बन चुकी है। इस विश्व व्यवस्था में जो विकसित देश हैं वो केंद्र का प्रतीक हैं। किसका प्रतीक है? केंद्र का। और इसे वो नाम देते हैं मेट्रोपोल। केंद्र को क्या नाम देते हैं? मेट्रोपोल। और जबकि जो परिधि है वो विकासशील देशों का प्रतीक है। इसे नाम देते हैं वो सैटेलाइट। वो कहते हैं कि वास्तव में वैश्वीकरण में जो संसाधनों का प्रवाह है वो परिधि से केंद्र की ओर हो रहा है। आज वैश्वीकरण की नीतियां ही ऐसी हैं, मुक्त बाजार, प्रतियोगिता और खुली अर्थव्यवस्था, और इसमें कहीं ना कहीं जो विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो नियम हैं उन्हीं के अनुरूप विकसित देशों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। सब विकसित देशों के नियमों को विकासशील देशों पर थोपा जा रहा है, जिसमें विकासशील देश प्रतियोगिता नहीं कर पा रहे हैं और परिधि कमजोर होती जा रही है और केंद्र मजबूत होता जा रहा है। इसमें पहली बार वो ऐसे विचार व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं परिधि का विकास तभी संभव है जब केंद्र से नाता तोड़ ले। ऐसा बेसिकली आंद्रे गुंटेर फ्रैंक विचार व्यक्त करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विश्व व्यवस्था की बात भी करते हैं, जिसको आगे चलकर स्पष्टता इमैनुएल वार्स्टीन और अरिधी मोदे ने दी थी, जियोवानी अरिधी ने। तो उसी की बात वो करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने विश्व व्यवस्था की बात कही थी, लेकिन विश्व व्यवस्था के वास्तविक सिद्धांत के समर्थक इमैनुएल वार्स्टीन और जियोवानी अरिधी माने जाते हैं। विश्व व्यवस्था के वास्तविक वैसे समर्थक कौन माने जाते हैं? वार्स्टीन और जियोवानी अरिधी।
तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा जो मैंने आपको बताया आंद्रे फ्रैंक का। अब हम धीरे धीरे पीपीटी के माध्यम समझते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पाइपलाइन टेक्नोलॉजी कहती है किसी भी बड़ी समस्या को अगर टुकड़ों में बांटकर अध्ययन किया जाए तो हम बेहतर ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, सिंपल क्या है केंद्र परिधि मॉडल, निर्भरता मॉडल। इस मॉडल के अनुसार विकसित देश केंद्र का प्रतीक है और विकासशील देश परिधि का प्रतीक है। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में संसाधनों का प्रवाह परिधि से केंद्र की ओर हो रहा है, अर्थात विकसित देशों से विकासशील देशों की ओर हो रहा है, जिसके कारण विकासशील देशों का शोषण हो रहा है। विकासशील देश निरंतर कमजोर हो रहे हैं। विकासशील देशों को मुक्ति तभी मिलेगी जब वह केंद्र से विकसित देशों से संबंध विच्छेद कर लेंगे, तो नाता तोड़ लेंगे। तो ये इसका मूल है केंद्र परिधि मॉडल का कॉन्सेप्ट, ये ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद निर्भरता मॉडल के उदय के दो कारण मैंने बताए आपको। पहला, मार्क्सवाद में सैद्धांतिक विवाद, जिसमें नव मार्क्सवादी पाल बरन कहते भी हैं कि मार्क्सवाद की नवीन व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण आज विकासशील देशों का शोषण हो रहा है, हमें उसका भी अनुभव अध्ययन करना चाहिए। दूसरा, लैटिन अमेरिकी देशों का अनुभव है। तो लैटिन अमेरिकी देशों के शोषण के अध्ययन करने के लिए यूएनओ ने 1960 में ईसीएलए का गठन किया था, इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ लैटिन अमेरिका का। ईसीएलए के अध्यक्ष राउल प्रेविस थे, जबकि मोरिनी, दा संटोस, आंद्रे फ्रैंक, कार्डासो, ओसवर्ड संकेल आदि विद्वान भी इससे जुड़े हुए थे। इन्होंने केंद्र परिधि मॉडल को बढ़ावा दिया था। अब ये विद्वान भी जान रखने हैं, मोरिनी, दा संटोस, आंद्रे फ्रैंक, कार्डासो, ओसवर्ड संकेल, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए कि सारे के सारे कहीं ना कहीं केंद्र परिधि मॉडल से जुड़े हुए हैं, निर्भरता मॉडल से जुड़े हुए हैं। तो ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद मैंने बताया था इससे जुड़े हुए मेन विद्वान क्या है, आंद्रे फ्रैंक के बारे में। तो आंद्रे फ्रैंक के बारे में देखते हैं। आंद्रे गुंटेर फ्रैंक, इनका जीवन काल 1929 से 2005 रहा है। तो ये इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो सारी किताबों के बारे में मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट किताब के बारे में पहले लिख के अभी बताया। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट किताब तो यही है, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका 1967। आप इस किताब को तो कदापि नहीं भूलेंगे, ये किताब तो आपको याद रहनी ही चाहिए। इसके अलावा इसकी जो अन्य किताबें हैं, को जब आपके एग्जाम का स्तर बढ़ता जाएगा, आप स्कूल लेक्चरर से धीरे धीरे नेट और नेट से असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर जाएंगे, तो इन सभी किताबों का अध्ययन करना होगा। जैसे एक प्रमुख पुस्तक है द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट 66 की है, मैंने बताया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट किताब तो यही है, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट लैटिन अमेरिका 67 की। फिर क्राइसिस इन वर्ल्ड इकोनॉमी 80 की है, क्राइसिस इन थर्ड वर्ल्ड 1981 की है, क्रिटिक एंड एंटी क्रिटिक 1984 की है, रीओरिएंटेड ग्लोबल इकोनॉमी इन एशियन एज ये 88 की है। फिर ईस्ट एंड वेस्ट इनका लेख है। तो ये सारे ध्यान रखना, ऊपर वाली 6 किताबें हैं और 7वां जो है इनका लेख है, लेख भी ध्यान रखना है और आपको ये पूरी बातें पता रहनी चाहिए। अब इसमें कोई भी चीज़ आपको भूलनी नहीं है और आप अपना ध्यान से देखते रहें, सुनते रहें, इनको नोट करते रहें, बार बार इनको देखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। भाई क्रिटिक एंड एंटी क्रिटिक किताब भी इनकी है, रीओरिएंटेड ग्लोबल इकोनॉमी इन एशियन एज भी इनकी है और क्राइसिस इन थर्ड वर्ल्ड भी इनकी है, क्राइसिस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी भी इनकी है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं मित्रों, कि केंद्र परिधि मॉडल ये देते हैं और इसमें क्या कहते हैं, केंद्र मेट्रोपोल के समान है, परिधि सैटेलाइट का प्रतीक है। यानी कि केंद्र विकसित देश तो किसका प्रतीक है, मेट्रोपोल का। ये विकसित देश है, इनको नाम क्या देते हैं, मेट्रोपोल, यानी कि शक्ति का केंद्र, ये विकसित देश। और परिधि का प्रतीक कौन है, विकासशील देश, जिसे नाम क्या देते हैं, सैटेलाइट। तो कहते हैं संसाधनों प्रवाह कैसे हो रहा है, परिधि से केंद्र की ओर। और इसी कारण से विकासशील देशों का शोषण हो रहा है, क्योंकि वैश्वीकरण के नियम ही हैं स्वतंत्र बाजार, मुक्त बाजार, प्रतियोगिता अर्थव्यवस्था, जो विकासशील देशों के अनुकूल नहीं है। इसलिए बेसिकली कहते हैं कि परिधि का विकास तभी होगा जब केंद्र से नाता तोड़ लेगा। ये विश्व व्यवस्था सिद्धांत का समर्थन करते हैं, लेकिन मैंने अभी बताया कि विश्व व्यवस्था सिद्धांत के वास्तविक समर्थक या जनक हैं इमैनुएल वालरस्टाइन और जियोवेन अरेदी। तो ये दो नाम भी आपको ध्यान रखना है कि विश्व व्यवस्था की वास्तविक व्याख्या करने वाले दो विद्वान हैं, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए मित्रों। अब आगे चलते हैं मित्रों। अब मैं आपको वापस बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूंगा और दूसरा थिंकर बताऊंगा कि आंद्रे फ्रैंक के बाद वह है समीर अमीन। समीर अमीन
समीर अमीन भी बेसिकली क्या है, केंद्र प्रति मॉडल का समर्थन करते हैं। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है अनइक्वल डेवलपमेंट 1976। अनइक्वल डेवलपमेंट 1976। इसमें बेसिकली समीरन कहते हैं कि वैश्वीकरण में क्या किया जाता है, लंगड़े घोड़े और मजबूत घोड़े को एक लाइन से दौड़ाया जाता है, जिसमें पहले से निश्चित है कि भाई मजबूत घोड़ा जीतेगा। तो कहता है विकासशील देश आज प्रतियोगिता समान नहीं कर सकते, उन्हें तो आरक्षण की जरूरत है, लेकिन वैश्वीकरण की जो नीति है वो विश्व व्यवस्था के अनुरूप है, उसमें वो परिधि का प्रतीक है और केंद्र के साथ बराबर की प्रतियोगिता नहीं कर सकते। इसलिए हमें विकासशील देशों को अपनी अलग नीति अपनानी चाहिए, उन्हें दक्षिण दक्षिण सहयोग पर बल देना चाहिए। इन्होंने 1955 के एशिया अफ्रीका बांडुंग सम्मेलन में भाग लिया था। एशिया अफ्रीका बांडुंग सम्मेलन में भाग लिया था और इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हमें दक्षिण दक्षिण सहयोग का रास्ता अपनाना चाहिए। ये बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन करते हैं, कहते हैं वास्तव में विकास तभी होगा जब बहुध्रुवीय होगा। तो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन करते हैं, कहते हैं एक ध्रुवीय और बहुध्रुवीय में विकास संभव नहीं है। तो आज तो एक ध्रुवीय होता जा रहा है या द्विध्रुवीय है, तो उसमें खाली ऐसा रास्ता अपनाएंगे कि महाशक्ति अपना प्रभाव जमाएंगी। तो ये सारी बातें ये कहते हैं। फिर बेसिकली ये पूंजीवाद के विकास के 3 चरण भी बताते हैं। पूंजीवाद विकास के क्या चरण बताते हैं वो भी ध्यान रखना। पहला चरण बताते हैं व्यापारीकरण, जो 1500 से 1800 तक रहा। पहला चरण क्या बताया, व्यापारीकरण चरण बताया, जो 1500 से 1800 तक रहा। फिर विस्तार की नीति, 1800 से 1880 तक रही। फिर उसके बाद अब आ रहा है क्या, तीसरी स्थिति, एकाधिकार पूंजीवाद। तो ये कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए पूंजीवाद का जो तीसरा चरण है, इसमें एकाधिकार पूंजीवाद है, ये 1880 से आज तक अपनाया जा रहा है और इसी के कारण कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और विकासशील देशों का शोषण हो रहा है। आज पूंजीवाद की जो नीतियां हैं वो मोनोपोली वाली नीतियां हैं, विकसित देशों ने उसमें नियंत्रण कर रखा है और विकसित देश कहीं ना कहीं विकासशील देशों पर थोप रहे हैं। तो ऐसी बातें समीर अमीन करता है। तो अब समीर अमीन को भी हम पीपीटी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं मित्रों। आइए समीर अमीन पर पढ़ते हैं। समीर अमीन का जीवन काल 1931 से 2018 है, ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। समीर अमीन को निर्भरता सिद्धांत और विश्व व्यवस्था सिद्धांत का अग्रणी माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने विश्व अर्थव्यवस्था से परिधि को समाप्त करने की बात की थी, लुप्त करने का आह्वान किया था, क्योंकि ये परिधि वाला कॉन्सेप्ट नहीं, सभी को केंद्र बनाना चाहिए, उनका विकास देशों का स्वतंत्र विकास करना चाहिए। उन्होंने यूरो सेंट्रलिज्म, यानी कि आज यूरो की जो एकाधिकार की नीति है, एकाधिकार की नीति है, उसकी भी आलोचना की थी कि यूरोप अपने आप को सर्वोच्च जो घोषित करता है, सबको इधर उधर अपने इधर ही संस्कृति घुमाना चाहता है, वो एक गलत नीति है, उससे विकासशील देशों का शोषण होता है। इसके बाद ये वैश्विक ऐतिहासिक भौतिकवाद का भी समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि वैश्वीकरण में लंगड़े घोड़े और मजबूत घोड़े को एक लाइन से दौड़ाया जाता है, जिसमें पहले से निश्चित है लंगड़ा घोड़ा हारेगा, जीतेगा नहीं, हारेगा, और मजबूत घोड़ा जीतेगा। ये सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। तो कहते हैं वैश्वीकरण में लंगड़े घोड़े और मजबूत घोड़े को एक लाइन से दौड़ाएंगे। यहाँ लंगड़े घोड़े का मतलब है विकासशील देश जो वास्तव में अभी अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा ही रहे हैं, और मजबूत घोड़े का मतलब है विकसित देश। अब उनको कहते हैं समान प्रतियोगिता करो, समान प्रतियोगिता नहीं होती है। लंगड़ा घोड़ा समान तभी आ सकता है उसके जब उसको आरक्षण मिले, एक लाइन से दौड़ाने की जरूरत नहीं है। फिर ये विश्वव्यापी मूल्य कानून का भी समर्थन बात करते हैं, कहते हैं आज विश्व मूल्य जो विश्वव्यापी मूल्य का कानून है, उसके कारण क्या है कि बेसिकली समानता के नियम अपना रहे हैं पूरी दुनिया में, कि आप कहीं भी जाके व्यापार कर सकते हो, सभी मुद्रा एक जैसी है। तो कहीं डॉलर में रुपया चेंज हो गया, कहीं डॉलर में
ये करेंसी चेंज हो गई। उसके कारण कहती है कि एमएनसी हमेशा देखती है कि सस्ता श्रम कहाँ मिलता है, क्योंकि सस्ता श्रम तो विकासशील देशों में मिलता है, इसलिए जो एमएनसी हैं वो विकासशील देशों की ओर गमन करती हैं और वहां पर तख्ता पलट और शोषण का कार्य करती हैं। तो कहते हैं कि जो मूल्य का नियम है आज, वैश्विक मूल्य का नियम, तो ये कहीं ना कहीं अति शोषण करता जा रहा है परिधि का। इसके कारण एमएन राष्ट्रीय जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो हस्तक्षेप की नीति कर रही हैं। तो एकाधिकार पूंजीवाद की आलोचना करते हैं और विश्वव्यापी मूल्य का जो कानून है इसकी भी आलोचना करते हैं। ये पूंजीवाद के विकास के 3 चरण बताते हैं। पहला व्यापारीकरण जो 1500 से 1800 तक रहा, दूसरा विस्तार का 1800 1880 तक रहा, तीसरा एकाधिकार पूंजीवाद का जो 1880 से आज तक बना हुआ है, जिसमें पूंजीवाद अपने एकाधिकार नीतियों को बनाने पर बल दे रहा है। फिर मैंने बताया था मित्रों आपको, अभी पेन के माध्यम से व्हाइट बोर्ड पर भी बताया कि 1955 के एशियाई अफ्रीकी बांडुंग सम्मेलन का ये समर्थन करते हैं और कहते हैं कि विकासशील देशों को अपना अलग नीति अपनानी चाहिए, उन्हें विकसित देशों से अलगाव की नीति अपनानी चाहिए, यानी कि दक्षिण दक्षिण सहयोग पर बल देना चाहिए। ये ध्यान रखना है। ये विश्व व्यवस्था में बहुध्रुवीय दुनिया का या बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन करते हैं। उग्र इस्लामवाद को भी अच्छा नहीं मानते हैं, उसका भी ये विरोध करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इनकी किताबें क्या क्या थी, मैंने तो आपको अनइक्वल डेवलपमेंट तो पहले ही बता दी, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ये तो आपको याद ही करनी है, इसमें आपका कोई रास्ता नहीं है मित्रों। लेकिन मैंने फिर कहा कि जैसे जैसे आप बड़ा एग्जाम देते जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप नेट देते हैं, फर्स्ट ग्रेड के बाद नेट देते हैं, नेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर देते हैं, तो आपको ये सारी किताबें याद करनी होंगी। तो पहली किताब है इनकी न्यू कॉलोनिज्म इन वेस्ट अफ्रीका 1974 की, सेकंड किताब है अनइक्वल डेवलपमेंट, ये तो याद ही रहनी चाहिए 76 की, फिर है स्पेक्ट्रस ऑफ कैपिटलिज्म 1999 की, फिर इंपीरियलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन है 2011 की, और फिर मॉडर्न इंपीरियलिज्म है 2018 की। तो ये 2 किताबें भी थोड़ा सा ध्यान में आप रख सकते हैं, लास्ट वाली ये भी वीवीएमपी की श्रेणी में आएंगे। कौन सी? इंपीरियलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्न इंपीरियलिज्म, ये 2 किताबें मित्रों आपको पता रहनी चाहिए। आगे चलते हैं मित्रों इमैनुएल वालस्टीन पर। मैं वालस्टीन समझाने से पहले मैं वालस्टीन को आपको सिंपली समझाना चाहूंगा कि वालस्टीन महोदय क्या कहते हैं, वो आपको पता रहनी चाहिए। कि इमैनुएल वालस्टीन जो है विश्व व्यवस्था सिद्धांत के वास्तविक प्रतिपादक माने जाते हैं। इमैनुएल वालस्टीन और जियोवनी अरिदी को ही विश्व व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। किसको माना जाता है? वालस्टीन को और जियोवनी अरिदी को। वालस्टीन की जो मेन किताब है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम है। कौन सी किताब है मेनली? द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। ये 4 खंडों में मित्रों आई थी। कितने खंडों में आई थी? 4 खंडों में आई है। पहला खंड 74 का है, इसके 4 खंड हैं। पहला खंड तो 74 का है, 1974 का, सेकंड खंड 80 का है, तीसरा जो खंड है 1989 का है, चौथा जो खंड है 2011 का है। यानी कि 2011 तक 74 से इसके 4 खंड प्रकाशित हुए हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है मित्रों, इसके 4 खंड हैं और 4 खंड कब कब प्रकाशित हुए ये भी पता रहना चाहिए। वालस्टीन महोदय क्या करते हैं, विश्व व्यवस्था में कहते हैं कि धीरे धीरे पूंजीवाद का 16वीं शताब्दी से अब तक विकास हुआ है। पहले कहीं ना कहीं वर्ग बने, फिर जाति बनी, फिर क्या समूह बने, फिर राज्य बना, फिर विश्व व्यवस्था, धीरे धीरे सने सने विकास हुआ है पूंजीवाद का। तो पूरा विकास की रूपरेखा बताते हैं और कहते हैं आज जो विश्व व्यवस्था बनी हुई है उसमें पद सोपान के 3 स्तर हैं। बाकी अन्य विचारक 2 ही स्तर बताते हैं, केंद्र और परिधि, विकसित और विकासशील देश। लेकिन ये अर्ध परिधि की चर्चा भी करते हैं, तो कहते हैं वास्तव में इसमें 3 स्तर हैं। पहला स्तर केंद्र है जो विकसित देश का प्रतीक है। दूसरा स्तर अर्ध परिधि का है, इसमें वो देश शामिल करते हैं अर्ध परिधि में जो विकसित देशों के निकट हैं और इनकी नीतियां अपनाते अपनाते कुछ हद तक विकसित देशों के समान सफल भी हुए हैं। और तीसरे प्रकार के परिधि हैं, ये विकासशील देश हैं।
अल्प विकसित देश हैं। और इसमें जो अर्ध परिधि में है, ये अर्ध परिधि जो है इसमें मेनली वो उन देशों को शामिल करते हैं जो वैश्वीकरण अपनाया और कुछ हद तक सफलता प्राप्त की। मेनली उसमें इब्सा के राष्ट्र हैं, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इनको शामिल करते हैं। और कहते हैं कि वास्तव में आज परिधि का अल्प विकसित देशों का केंद्रीय शोषण नहीं कर रहा, ये अर्ध परिधि भी शोषण कर रही है। आज वो दूसरे शोषण का शिकार हो रहे हैं, ऐसा वालस्टीन महोदय कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो 3 स्तर बताते हैं पद सोपान के विश्व व्यवस्था में। पहला केंद्र जो विकसित देशों का प्रतीक है, दूसरा अर्ध परिधि यानी कि ऐसे विकासशील देश जो वैश्वीकरण काफी लंबे समय से अपना रहे हैं और वैश्वीकरण कुछ सफल भी हुए वैश्वीकरण अपनाने में, उसमें शामिल करते हैं अर्ध परिधि में इब्सा राष्ट्र। तीसरा परिधि में वो अल्प विकसित देशों को शामिल करते हैं जिन्होंने वैश्वीकरण को इतना अधिक नहीं सफलतापूर्वक अपना पाए, नेपाल, भूटान जैसे देश। तो कहते हैं आज ये जो अल्प विकसित देश है इनका दोहरा शोषण हो रहा है, केंद्र भी कर रहा है और अर्ध परिधि भी कर रही है, तो डबल शोषण की मार झेल रहे हैं, ऐसा विचार इमैनुअल वालस्टीन व्यक्त करते हैं। फिर इमैनुअल वालस्टीन के बारे में हम कुछ और विचार भी आपको बताते हैं कि बेसिकल जो इमैनुअल वालस्टीन थे वो 1968 की क्रांति से और वियतनाम युद्ध से जो उत्पन्न हुई थी उससे विशेष रूप से प्रभावित थे। वियतनाम युद्ध में अमेरिका कूदा था तो उसका अमेरिकी में विरोध हुआ था। उसके बाद हर जगह कहीं ना कहीं तो तानाशाही है, वो इस प्रकार की एकाधिकार नीतियां हैं, उनका बौद्धिक रूप से पूरे यूरोप में विरोध हुआ था कि सरकार की निरंकुशता नहीं होनी चाहिए, मन मर्जी से वो अपने खर्चे नहीं बढ़ाने चाहिए, कहीं भी वो सैनिक हस्तक्षेप इस प्रकार से ना करे जैसे अमेरिका ने वियतनाम में किया था। तो पूरे यूरोप में, अमेरिका में विरोध हुआ था और इसमें छात्रों ने ज्यादा से ज्यादा भाग लिया था। उन्होंने बौद्धिकता की बात की थी, लिंग न्याय की बात की थी और कहीं ना कहीं नैतिक स्वतंत्रता की बात की थी। तो उन्होंने 1968 की क्रांति का समर्थन किया था कि उन्होंने वालस्टीन महोदय ने, ये आपको ध्यान रखना है, वालस्टीन महोदय को 1968 की जो ये क्रांति थी युवाओं द्वारा जो संचालित की गई थी, जिसमें नैतिकता की बात की गई थी और राज्य शक्ति को कम करने की बात की गई थी, नवीन अधिकारों की बात की गई थी, इसने तो प्रभावित किया। साथ में वो फ्रांज फेनन से प्रभावित थे। फ्रांज फेनन जो उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण में जो हमने पढ़ा था, जो बेसिकली ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास किताब भी लिखते हैं, रैचेट ऑफ द अर्थ पुस्तक भी लिखते हैं और रंग भेद उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। यानी कि फ्रांज फेनन और 1968 की जो क्रांति थी यूरोप और अमेरिका में हुई, उससे काफी हद तक ये प्रभावित थे इमैनुअल वालस्टीन। लेकिन इमैनुअल वालस्टीन के जो आलोचक थे, सबसे अधिक आलोचना करते हैं विश्व व्यवस्था के दृष्टिकोण की, वो विद्वान का नाम है आर्थर स्टिंचकोम्बे। यानी कि इनकी आलोचना कौन करता है? आर्थर स्टिंचकोम्बे इनकी आलोचना करते हैं। ये आलोचक हैं। क्या है? आलोचक। किसके? वालस्टीन के। तो ये आपको सारी चीजें ध्यान देनी चाहिए। तो मैंने आपको इतना बताया, अब मैं आपको पीपीटी के माध्यम से बताता हूं, क्योंकि मित्रों आपने कभी केंद्र परिधि मॉडल पढ़ा नहीं है, ये समस्या आती है। लेकिन ये ज्ञान की जो सागर है इसे प्राप्त करना है और हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो आइए मित्रों अब ज्ञान के सागर में कूदते हैं। तो क्या कहते हैं इमैनुअल वालस्टीन, तो ये आपको बताते हैं। इमैनुअल वालस्टीन का जो जीवन काल था 1930 से 2019 तक था। इन्होंने बेसिकली क्या किया? विश्व व्यवस्था सिद्धांत दिया और विश्व व्यवस्था सिद्धांत का कहा 16वीं शताब्दी से सने सने विकास हुआ है। और उन्होंने कहा विश्व व्यवस्था में 3 पद सोपान के स्तर हैं। पहला कोर, केंद्र, ये विकसित देशों का प्रतीक है। दूसरा अर्ध परिधि, ये बेसिकली जो अर्ध परिधि है इसमें ऐसे विकासशील देश शामिल करते हैं जिन्होंने वैश्वीकरण को सफलतापूर्वक अपनाया। उसमें इब्सा राष्ट्र, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे राष्ट्र। फिर पेरीफेरी में अल्प विकसित देशों को शामिल करते हैं। तो विश्व व्यवस्था के 3 पद सोपान बताते हैं, यानी कि कहते हैं विश्व व्यवस्था में 3 प्रकार के राष्ट्र हैं। पहला विकसित देश, पूंजीवादी देश, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे राष्ट्र, यूरोप और अमेरिका के राष्ट्र, महाशक्तियां जैसे राष्ट्र। दूसरे में सेमी पेरीफेरी में लेते हैं बेसिकली इब्सा जैसे राष्ट्र, ऐसे विकासशील देश जो वैश्वीकरण को सफलतापूर्वक अपना चुके हैं, यानी कि भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे राष्ट्र। और इधर लेते हैं अल्प विकसित में, पेरीफेरी में, वो परिधि में लेते हैं बेसिकली भूटान, नेपाल जैसे देश। तो कहते हैं
कि इस जो अल्पविकसित राष्ट्र हैं, परिधि है, आज परिधि का दोहरा शोषण हो रहा है, केंद्र भी शोषण कर रहा है और अर्ध परिधि भी शोषण कर रही है। तो ये जो परिधि है इसका दोहरा शोषण हो रहा है, ये जो सेमी पेरिफेरी है ये भी शोषण कर रहा है और कोर भी शोषण कर रहा है, तो डबल शोषण का शिकार हो रहे हैं। जैसे सिंपल है, भारत भी कहता है नेपाल भूटान से कि बराबरी के आधार पर नीतियां बनाते हैं। अब नेपाल भूटान भारत की क्या बराबरी करेंगे, संभव ही नहीं। तो ये सिंपल सा है कि इनमें भी कहते हैं एक अभिजन वर्ग का उदय हो गया है, वो अर्ध परिधि का कार्य कर रहा है, ऐसी बातें बेसिकली ये कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों, इस प्रकार से जो बताया वॉलस्टीन ने वो आज काफी सजगता और गहन अध्ययन का परिणाम है। लेकिन आगे और देखते हैं वॉलस्टीन के बारे में। ये कहते हैं विश्व व्यवस्था का विकास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ और इसका जो विकास है वो वर्ग, जाति, राष्ट्रीय समूह से पूंजीवादी राज्य के रूप में हुआ है। आज यही विश्व व्यवस्था संपूर्ण व्यवस्था की धुरी है। इसमें 3 प्रकार के राज्य हैं, केंद्र, अर्ध परिधि और परिधि। केंद्र विकसित देशों का प्रतीक है, अर्ध परिधि जो है वह ऐसे विकासशील देशों का प्रतीक है जिन्होंने वैश्वीकरण सफलतापूर्वक अपना गया, जैसे इब्सा राष्ट्र, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। परिधि का में किसको शामिल करते हैं, अल्प विकसित में। तो लास्ट में क्या कहते हैं कि जो परिधि का शोषण आज दोहरा हो रहा है, केंद्र के साथ साथ ये अर्ध परिधि भी कर रही है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि 1968 की क्रांति से विशेषकर प्रभावित थे, जो वियतनाम युद्ध के विरोध में शुरू की गई थी और बाद में पूरे यूरोप में फैली थी, जिसने लिंग भेद को समाप्त करने की बात की थी, नवीन अधिकारों की मांग की थी, सरकार की शक्ति को कम करने की बात की थी। तो बेसिकली इससे प्रभावित थे। और दूसरा, ये बेसिकली वॉलस्टीन, फ्रांज फेनन से भी प्रभावित थे। तो ये बातें तो आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं मित्रों। आलोचना कौन करते हैं, आर्थर स्टिंचकॉम्बे विश्व व्यवस्था सिद्धांत की आलोचना करते हैं। वॉलस्टीन के विश्व व्यवस्था सिद्धांत के आलोचक कौन है, आर्थर स्टिंचकॉम्बे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन वॉलस्टीन की एक किताब तो मैंने आपको बताई है, लेकिन बहुत सारी किताबें वॉलस्टीन ने लिखी हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट किताब है जो मैंने आपको बताई, द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, जो 4 खंडों में प्रकाशित हुई। उस पर तो हम चर्चा करेंगे, दोबारा से करेंगे, लेकिन पहले और भी किताबों पर चर्चा कर लेते हैं। अफ्रीका, द पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी, ये 67 की किताब है। डेमोक्रेसी, कैपिटलिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन 2001 की किताब है। डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर 2003 की है। इसमें कहते हैं कि अमेरिका का किस प्रकार से डिक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे सब लोग पहचान रहे हैं, दक्षिण दक्षिण सहयोग पर बल दे रहे हैं, तो उससे उसका प्रभाव भी क्या हो रहा है, कम, और उसकी नीतियां उसके लिए दुखदायी साबित हो रही हैं। फिर जो चौथी किताब है तो वर्ल्ड सिस्टम एनालिसिस एंड इंट्रोडक्शन 2004 की है। और जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, इसमें विश्व व्यवस्था सिद्धांत देते हैं। ये 4 खंडों में प्रकाशित हुई है, 74 से लेकर 2011 तक। इसका पहला खंड 74 में, सेकंड खंड 80 में, तीसरा खंड 1989 में और चौथा खंड 2011 में प्रकाशित हुआ है। ये आपको सारे ध्यान रखना है। इसके बाद मित्रों कि आपको थोड़ा सा मैं और भी इसके बारे में बातें हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। कुछ विचारक और भी हैं, जैसे एक वाल्टर रडानी विचारक, उनके बारे में बताता हूं। ये वाल्टर रडानी एक किताब लिखते हैं, हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका। हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका। तो बेसिकली ये किताब उन्होंने 72 में लिखी थी। इसमें बताते भी हैं कि अफ्रीका के शोषण का जो मेन कारण है वो यूरोपीय नीतियां हैं। यूरोप ने वहाँ पर लंबे समय तक शासन किया और वहाँ रंग भेद, प्रजातिवाद और उपनिवेशवाद की नीतियां अपनाई, और उस रंग भेद, उपनिवेशवाद की नीतियों का परिणाम है आज तक अफ्रीकी देशों का शोषण हो रहा है। जिस प्रकार से वाल्टर रडानी ने अफ्रीकी देशों के शोषण को उजागर किया, उसी प्रकार से कॉर्नवेल जैसे विचारक एशिया शोषण की चर्चा करते हैं और वो भी कहते हैं कि यूरोप के शोषण का परिणाम है आज तक एशिया के देश उभर नहीं पा रहे हैं। तो इनके बारे में भी देखते हैं मित्रों पीपीटी के माध्यम से, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बार ये निर्भरता के जो मॉडल हैं उसमें चिलकोट व बाचा क्या क्या मॉडल बताते हैं,
ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है कि चिलकोट बाचा की एक पुस्तक भी अलग से आती है निर्भरता मॉडल पर। तो इन्होंने चिलकोट व बाचा ने कि 4 प्रकार के निर्भर मॉडल की चर्चा की है। पहला वो कहते हैं अल्प विकास के सिद्धांत, इसमें नाम देते हैं रोडानी का। दूसरा एमएनसी व नवनिर्भरता, इसमें दास संतोष कहते हैं इससे जुड़े हुए हैं कि नवनिर्भरता। अब ये भी पूछ लेगा नवनिर्भरता मॉडल किसने दिया, तो दास संतोष ने दिया था। ये एमएनसी की भूमिका जो चर्चा ज्यादा करते हैं, भाई एमएनसी कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभावित करती है, वैश्वीकरण में परिधि का शोषण ज्यादा कर रही है। आंतरिक वर्ग व आंतरिक निर्भरता मॉडल, इसे कारदासो व फेलेटो देते हैं। कहते हैं कहीं ना कहीं आज विकासशील देश जो हैं आंतरिक रूप से निर्भर हो गए विकसित देशों से, पर इस कारण से उनका शोषण हो रहा है। फिर एक निर्भरता व साम्राज्यवादी मॉडल जो लेनिन देते हैं। तो बाचा क्या करते हैं, निर्भरता मॉडल की श्रेणियों को 4 भागों में बांट देते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो भाई अल्प विकास का सिद्धांत किसने दिया, कहते हैं एक रोडानी का है। ये जितने भी थिंकर हैं, क्योंकि लगभग सैकड़ों थिंकर जुड़े हुए हैं निर्भरता मॉडल से, लेकिन चिलकोट व बाचा की पुस्तक को आदर्श माना जाता है। तो उन्होंने 4 श्रेणियों में जब बांटा निर्भरता मॉडल को, पहला कौन सा बांटा, अल्प विकास सिद्धांत रोडानी वाला। दूसरा एमएनसी नवनिर्भरता मॉडल बांटा दास संतोष का। तीसरा आंतरिक निर्भरता मॉडल उन्होंने कारदास और फ्लेटो का कहा। और चौथा निर्भरता और साम्राज्यवाद का मॉडल लेनिन को कहा। तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहले आ चुके हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं। आगे मैंने जो आपको अभी वाल्टर रोडानी के बारे में बताया, तो वो ध्यान रखना है। वाल्टर रोडानी अपनी पुस्तक लिखते हैं हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, 1972 में लिखते हैं कि वास्तव में कि अल्पविकसित देश पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेश के शोषण का परिणाम है। कि अल्पविकसित देश अल्पविकसित क्यों है, उसका मेन कारण रहा है वहाँ पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद रहा है, इसलिए वो अल्पविकसित हैं। रोडानी के अनुसार ये देश अल्पविकसित हैं, ना कि विकासशील हैं, क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फ्रैंक की भांति ये भी मेट्रोपोल्स और सैटेलाइट शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि परिधि वाले देश विकासशील नहीं है, ये अल्पविकसित हैं। और ये उपनिवेशवाद, पूंजीवाद जो लंबे समय तक विकसित देशों ने यहाँ शासन किया, उसी का परिणाम है। और अल्पविकसितता, इनकी गरीबी, वही कारण है। तो इनसे मुक्ति मिलेगी तभी जब वो संगठित होकर कार्य करेंगे। मेलकम कोल्डवेल भी बेसिकली द वेल्थ ऑफ सम नेशन 1977 1970 में की पुस्तक में लिखते हैं कि एशिया में भी ये उपनिवेशवाद, पूंजीवाद जो लंबे समय तक रहा, ये विकासशील देशों के शोषण का कारण है। तो वास्तव में इसके प्रभाव को धीरे धीरे खत्म करें संगठित होकर, तभी कहीं ना कहीं विकासशील देशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सकती है। आगे मित्रों देखते हैं। तो ये समीर अमीन के बारे में तो हमने पहले पढ़ चुका है कि समीर अमीन अनइक्वल डेवलपमेंट लिखते हैं, और साथ में कहते हैं विश्व व्यवस्था में पूंजी का प्रवाह परिधि से केंद्र की ओर हो रहा है, जिसके कारण परिधि का शोषण हो रहा है। ये हमने पढ़ लिया है। तो बेसिकली केंद्र ने परिधि के विकास को बंद कर दिया, जिसके कारण स्वायत्त विकास संभव नहीं हो गया। तो ये बिल्कुल समीर अमीन कहते हैं केंद्र परिधि मॉडल की बात, और ये हम पहले काफी हद तक समीर अमीन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये भी आप पहले ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए। अब आता है लास्ट। ये मित्रों अंग्रेजी में ही है, इसकी हिंदी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप इसमें अप्रोचेज ऑफ द डिपेंडेंसी है, तो इसमें जितना भी है वर्गीकरण किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना लेवल आपका हाई रहेगा तो उतना ये समझ भी आएगा। मैं धीरे धीरे करके इस टेबल को समझाने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं डिपेंडेंसी निर्भरता मॉडल के 2 रूप हैं, एक नॉन मार्क्सिस्ट यानी कि गैर मार्क्सवादी, और मार्क्सवादी। इसको कहते हैं गैर मार्क्सवादी। इसको कहते हैं मार्क्सवादी। यानी कि निर्भरता मॉडल को भी उन्होंने बेसिकली जितने भी अप्रोच हैं, दृष्टिकोण हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा, गैर मार्क्सवादी, दूसरा मार्क्सवादी। सबसे पहले तो गैर मार्क्सवादी सिद्धांत जो हैं उनको 4 रूपों में बांटा गया है। पहला जो रूप है वह है संरचनावादी और राष्ट्रवादी की स्वायत्ता, कि इसमें अंग्रेजी बनती है स्ट्रक्चरलिस्ट एंड नेशनलिस्ट ऑटोनोमस। इसमें कहते हैं जुड़े हुए हैं विद्वान, डेजरिलो नहीं है, डी सेरेलो है। तो डी सेरेलो जैसे विद्वान जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हुए हैं, डी सेरेलो। किसमें, संरचनावाद और राष्ट्रवादी स्वायत्ता मॉडल से। तो वास्तव में आपसे पूछेगा निर्भरता का संरचनावादी, राष्ट्रवादी, स्वायत्ता मॉडल किसने दिया, तो डी सेरेलो ने दिया। किसने दिया, डी सेरेलो ने। दूसरा है कि वास्तव में कि निर्भरता मॉडल का गैर मार्क्सवादी विकासवादी सिद्धांत किसने दिया, राउल, प्रेविस, फार्टेडो और सुमेकल ने दिया।
किसने दिया? राउल प्रेविस फार्टेडो और स्मेकल ने दिया। यानी कि राउल प्रेविस फार्टेडो और स्मेकल ये गैर मार्क्सवादी अप्रोच अपनाते हैं डी सेरेलो की भांति, लेकिन जहां डी सेरेलो का जो मॉडल था वो संरचनावादी और राष्ट्रवादी मॉडल था, इनका विकासात्मक मॉडल है। तीसरा है आंतरिक इंटरनल कोलोनिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं आंतरिक उपनिवेशवादी मॉडल। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि केंद्र प्रदी मॉडल का गैर मार्क्सवादी आंतरिक उपनिवेशवादी मॉडल के समर्थक कौन कौन हैं? तो इसमें है गोनेजेलेज और कासनोवा। तो कासनोवा को तो आप ध्यान रख सकते हैं, भाई गोंजलिया का नहीं ध्यान रहता कोई बात नहीं, लेकिन कासनोवा तो ध्यान रखना है। पोल्स ऑफ डेवलपमेंट, तो पोल्स ऑफ का मतलब है ध्रुवी मॉडल, जो बेसिकली जो किसने दिया? वो आंद्रे ने दिया। आंद्रे भी गैर मार्क्सवादी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब सिंपली भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी आ सकता है, निम्न में से कौन कौन से गैर मार्क्सवादी नवनिर्भरता सिद्धांत से संबंधित विद्वान हैं? तो कौन कौन से हैं? डी सेरेलो, राउल प्रेविस, फार्टेडो, स्मेकल, गोंजेलेज, कासनोवा और आंद्रे। ये सब ऐसे विद्वान हैं जो निर्भरता मॉडल देते हैं, केंद्र प्रदी मॉडल देते हैं, लेकिन गैर मार्क्सवादी हैं, और इन्होंने अपने अपने गैर मार्क्सवादी मॉडल दिए हैं। डी सेरेलो ने संरचनावादी राष्ट्रवादी स्वायत्ता मॉडल दिया, जबकि राउल प्रेविस, फार्टेडो, स्मेकल ने विकासात्मक सिद्धांत दिया गैर मार्क्सवादी, और आंतरिक उपनिवेशवादी गैर मार्क्सवादी सिद्धांत दिया कासनेवर गोंजलेर ने, और ध्रुवीकृत जो मॉडल दिया केंद्र वाला, केंद्र प्रदी मॉडल वाला, ध्रुव वाला, वो आंद्रे जी ने दिया। तो ये आपको गैर मार्क्सवादी का समझ आया होगा। लेकिन मित्रों थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि गैर मार्क्सवादी विद्वान कौन कौन से हैं, और वो 4 मॉडल देते हैं गैर मार्क्सवादी। फिर है मार्क्सिस्ट अप्रोच कौन से हैं, कि मार्क्सवादी कौन कौन से हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसमें पहला है मोनोपोली कैपिटलिज्म सिद्धांत कौन देता है? कौन सा मार्क्सवादी है जो एकाधिकारी पूंजीवादी सिद्धांत देता है? आपसे क्वेश्चन ये आएगा, ऐसा कौन सा मार्क्सवादी है जो निर्भरता मॉडल का एकाधिकार पूंजीवादी मॉडल प्रस्तुत करता है? वो है पालबरन और स्वीजी। क्या नाम है? पालबरन व स्वीजी। ये 2 ऐसे विद्वान हैं, मार्क्सवादी विद्वान हैं, जो एकाधिकार पूंजीवादी मॉडल देते हैं निर्भरता का, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा है कि आपसे पूछेगा कि सब इंपीरियलिज्म उप साम्राज्यवादी सिद्धांत किसने दिया? डिपेंडेंसी थ्योरी का उप साम्राज्यवादी सिद्धांत देने वाले विद्वान हैं मेरिनी। कौन है? मेरिनी। तो आपसे पूछेगा निर्भरता का उप साम्राज्यवादी सिद्धांत किसने दिया? तो मेरिनी ने दिया। फिर तीसरा है कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, तो बेसिकली ये कौन देते हैं? रोडानी देते हैं। कौन से देते हैं? रोडानी। तो रोडानी का नाम ही आप मेनली ध्यान रखना। तो रोडानी जो हैं ये विचार देते हैं कि कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। फिर न्यू डिपेंडेंसी थ्योरी कौन देते हैं? डास संतोष देते हैं। नवनिर्भरता का सिद्धांत कौन देते हैं? डास संतोष। ये भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बेसिकली जो है डिपेंडेंट कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट, ये कौन देते हैं? निर्भरता पूंजीवादी विकास। निर्भरता पूंजीवादी विकास सिद्धांत कार्दोसो देते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जो एकाधिकार पूंजीवादी मार्क्सवादी मॉडल है वो पालबरन व स्वीजी देते हैं। जो एकाधिकारी निर्भरता मार्क्सवादी जो मॉडल है उप साम्राज्यवाद का, उप साम्राज्यवादी मार्क्सवादी मॉडल कौन देते हैं? मेरिनी देते हैं। फिर मार्क्सवादी जो ऐसे कौन से हैं जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट यानी कि पूंजीवादी विकास और अल्प विकास का मॉडल देते हैं, वो रोडानी हैं। ऐसे कौन से मार्क्सवादी हैं जो नवनिर्भरता मॉडल देते हैं? वो डास संतोष हैं। ऐसे कौन से मार्क्सवादी हैं जो निर्भरता पूंजीवाद विकास मॉडल देते हैं? वो कारदासो हैं। तो मित्रों ये थोड़ा सा सारणी में डरना नहीं है, इसकी मैंने हिंदी भी आपको अब लिख दी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपसे स्कूल लेक्चर में नहीं पूछेगा, लेकिन नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और आएगा तो आप यूनिक तरीके से इसको डील भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बस इसको बार बार देखना है, आसानी से हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि गैर मार्क्सवादी और मार्क्सवादी
हैं निर्भरता के मॉडल। निर्भरता के गैर मार्क्सवादी मॉडल 4 उधर है और मार्क्सवादी 4 मॉडल इधर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, टोटल 8 मॉडल हैं, ऐसा आज आधुनिक विद्वान बताते हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो इस प्रकार से मित्रों आज हमने जो है कि अल्प विकास के सिद्धांत का जो केंद्र प्रदीन मॉडल है, निर्भरता मॉडल है, उस पर चर्चा की है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदाई चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।